दोस्तों, बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। लेसन नंबर 5, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की ताकत। आज इसका दूसरा भाग है। आइए चलते हैं। गरीबों और मध्य वर्ग के पास उतने संसाधन नहीं होते। वे चुपचाप बैठे रहते हैं और सरकार की सुइयों को अपनी बाँह पर लगने देते हैं और ब्लड डोनेशन की इजाज़त दे देते हैं। आज मैं ज़्यादा टैक्स चुकाने वाले या कम छूट लेने वाले लोगों की संख्या से लगातार स्तब्ध होता रहता हूँ, और वे ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वे सरकार से डरते हैं। और मैं जानता हूँ कि सरकारी टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की ताकत, टैक्स एजेंट कितना डरावना होता है। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके बिजनेस बंद हो गए हैं और उसके लिए सरकार दोषी थी। मुझे यह सब पता है, परंतु जनवरी से लेकर मई के पहले पखवाड़े तक सरकार के लिए काम करना बहुत बड़ी कीमत है, जो हम टैक्स के डर के कारण चुकाते हैं। मेरे गरीब डैडी ने कभी पलटवार नहीं किया। मेरे अमीर डैडी ने भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने केवल खेल को चतुरता से खेला, और उन्होंने ऐसा कॉरपोरेशंस के माध्यम से किया जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। अमीर डैडी से मेरा पहला सबक आपको याद होगा। मैं 9 साल का बच्चा था और मुझे उनसे बात करने के लिए बहुत समय तक इंतज़ार करना पड़ा था। मैं अक्सर उनके ऑफिस में बैठकर उनका इंतज़ार करता था। वे जानबूझकर मुझे नज़रअंदाज करते रहते थे। वे चाहते थे कि मैं उनकी ताकत को पहचानूं और एक दिन खुद भी इतना ही ताकतवर बनना चाहूं। जितने भी समय तक मैंने उनके मार्गदर्शन में पढ़ा और सीखा, उन्होंने मुझे हमेशा याद दिलाया कि ज्ञान ही ताकत है, और पैसे के साथ जो बड़ी ताकत आती है उसे बनाए रखने के लिए, उसे कई गुना करने के लिए सही ज्ञान की ज़रूरत होती है। उस ज्ञान के बिना संसार आपको इधर से उधर धक्के मारता रहता है। अमीर डैडी हमेशा माइक और मुझे यह याद दिलाया करते थे कि सबसे ज़्यादा डरावना व्यक्ति बॉस या सुपरवाइज़र नहीं होता, बल्कि टैक्समैन होता है। अगर आप उसे मौका देते हैं तो टैक्समैन हमेशा आपसे ज़्यादा से ज़्यादा वसूल कर लेता है। पैसा मेरे लिए काम करे, मैं पैसे के लिए काम ना करूं। मेरा यह पहला सबक दरअसल ताकत के बारे में है। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप ताकत को अपने बॉस के हाथ में दे देते हैं। अगर आपका पैसा आपके लिए काम करता है तो आप ताकत को अपने पास रखते हैं और उसे काबू में रखते हैं। एक बार हमें हमारे लिए काम करने वाले पैसे की ताकत का ज्ञान हो जाए, फिर हमें पैसे के लिहाज से स्मार्ट हो जाना चाहिए और हमें डराने वाले लोगों से निपटने के रास्ते ढूंढ लेने चाहिए। इसके लिए आपके पास कानून की समझ होनी चाहिए और इस बात की भी सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आप अज्ञानी हैं तो आपको आसानी से डराया जा सकता है। अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो आपके पास बचने का मौका होता है। इसीलिए अमीर डैडी स्मार्ट टैक्स अकाउंटेंट्स और वकीलों को इतना ज़्यादा वेतन देते थे। वकीलों को वेतन देना सरकार को टैक्स देने से सस्ता था। मेरे लिए उनका सर्वश्रेष्ठ सबक था, स्मार्ट बनो ताकि तुम्हें इधर उधर धक्के न दिए जा सकें। और मैंने ज़िंदगी भर इसे अपनाया। वे कानून जानते थे क्योंकि वे कानून का आदर करते थे। वे कानून जानते थे क्योंकि वे कानून न जानना बहुत महंगा साबित हो सकता था। अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं तो आप किसी से भी उलझ सकते हैं, किसी से भी उलझने से डरेंगे नहीं, चाहे आपका मुकाबला रॉबिन हुड और उसके गिरोह से ही क्यों न हो। मेरे पढ़े लिखे डैडी मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि मैं किसी अच्छे कॉरपोरेशंस में बढ़िया सी नौकरी खोजूं। वे मुझे हमेशा उन अच्छाइयों के बारे में बताते थे जो कॉरपोरेट सीढ़ी पर चढ़ने से हासिल की जा सकती हैं। वे यह नहीं समझ पाते थे कि कॉरपोरेट नियोक्ता से मिलने वाले वेतन के चेक पर पूरी तरह निर्भर रहने से मैं एक ऐसी दुधारू गाय बन जाता था जिसे पाला जा सकता है। जब मैंने अपने अमीर डैडी को अपने
डैडी की सलाह बताई तो वे केवल हंसे। उन्होंने सिर्फ यही कहा, सीढ़ी का मालिक ही क्यों न बन जाया जाए। बचपन में मुझे यह समझ में नहीं आया था कि अपने कारपोरेशन के मालिक होने से अमीर डैडी का क्या मतलब है। यह एक ऐसा विचार था जो असंभव और डरावना लग रहा था। हालांकि मैं इस विचार से रोमांचित था, परंतु मेरी कम उम्र से मैं इस संभावना पर विचार ही नहीं कर पा रहा था कि वयस्क लोग किसी दिन मेरी कंपनी में काम करेंगे। मुद्दे की बात यह है कि अगर अमीर डैडी नहीं होते तो मैं अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह पर पालन कर रहा होता। मेरे अमीर डैडी के बार बार याद दिलाने के कारण ही मेरे अपने कारपोरेशन का विचार जीवित रहा और यह मुझे एक अलग राह पर चलाता रहा। जब मैं 15 या 16 साल का था तो मैं जानता था कि मैं उस राह पर नहीं चलने वाला जो मेरे पढ़े लिखे डैडी ने बताई है। मैं नहीं जानता था कि मैं ऐसा किस तरह करूँगा, परंतु मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं भीड़ के साथ नहीं चलूँगा और उस दिशा में नहीं जाऊँगा जिस तरफ मेरे सहपाठी जा रहे थे। इस फैसले ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। जब तक मैं 25 साल का हुआ तब तक मेरे अमीर डैडी की सलाह मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आई थी। मैंने हाल ही में मरीन कार्प्स छोड़ी थी और मैं जेरॉक्स के लिए काम कर रहा था। मुझे बहुत पैसा मिल रहा था, परंतु हर बार जब भी मैं अपनी तनख्वाह के चेक को देखता था तो मुझे हमेशा निराशा होती थी। कटौतियाँ इतनी ज़्यादा थीं और जितना ज़्यादा मैं काम करता था कटौतियाँ उतनी ही ज़्यादा होती थी। जब मैं ज़्यादा सफल होने लगा तो मेरे वरिष्ठ बॉस मेरे प्रमोशन और तनख्वाह बढ़ाने की बातें करने लगे। यह सुनने में अच्छा लगता था, परंतु मैं अपने कानों में अपने अमीर डैडी की यह आवाज़ भी सुन सकता था, तुम किसके लिए काम कर रहे हो? तुम किसे अमीर बना रहे हो? 1974 में जेरॉक्स के कर्मचारी के रूप में ही मैंने अपना पहला कारपोरेशन बनाया और अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया। पहले से ही मेरे संपत्ति वाले कॉलम में कुछ संपत्तियां मौजूद थीं, परंतु अब मैंने ठान लिया था कि उन्हें ज़्यादा बढ़ाया जाए। कटौतियों वाली तनख्वाह को देख देख कर मुझे अमीर डैडी की सलाह में समझदारी दिखने लगी थी। अगर मैं अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह पर चलता तो मुझे अपना भविष्य साफ नज़र आ रहा था। कई नियोक्ता यह अनुभव करते हैं कि अगर कर्मचारी अपने काम से काम रखें तो यह उनके बिजनेस के लिए बुरा होता है। मुझे विश्वास है कि ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है, परंतु मेरे साथ ऐसा नहीं था। एक बार मैंने अपने काम से काम रखने की ठान ली और अपनी संपत्तियां बढ़ानी शुरू कर दिया तो मैं एक बेहतर कर्मचारी बन गया। मेरे पास अब एक लक्ष्य था। मैं सुबह जल्दी आ जाता था और मेहनत से काम करता था और इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाता था ताकि मैं उसे रियल एस्टेट में निवेश कर सकूं। हवाई में उस समय कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थी और वहाँ किस्मत चमकाई जा सकती थी। जितना ही ज़्यादा मुझे यह लगा कि यहाँ निवेश की संभावनाएं हैं, उतनी ही ज़्यादा जेरॉक्स मशीनें मैंने बेची। मैंने जितनी ज़्यादा मशीनें बेची मुझे उतना ही ज़्यादा पैसा मिला और हाँ, मेरी तनख्वाह के चेक से उतनी ही ज़्यादा कटौतियाँ हुई। ये प्रेरणादायक था। मैं कर्मचारी होने के जाल से बाहर निकलना चाहता था और इसलिए मैं कम मेहनत करने के बजाय ज़्यादा कड़ी मेहनत करता था। 1978 तक मैं सेल्स में चोटी के 5 लोगों में से एक था, प्रायः नंबर 1। मैं चूहा दौड़ से बहुत जल्दी बाहर निकलने के लिए बेताब था। 3 साल से भी कम समय में मैं जेरॉक्स की तुलना में अपने छोटे से कारपोरेशन से कहीं ज़्यादा कमा रहा था, जबकि मेरा कारपोरेशन रियल एस्टेट में निवेश करने वाली कंपनी थी और वह पैसा जो मैं अपने कारपोरेशन में अपनी संपत्ति वाले कॉलम में बना रहा था वह पैसा मेरे लिए काम कर रहा था। मुझे कॉपियर बेचने के लिए दरवाजे खटखटाने की ज़रूरत नहीं थी। अमीर डैडी की सलाह ने मुझे ज़्यादा समझदारी दिख रही थी। जल्दी ही मेरी प्रॉपर्टी से आने वाला कैश फ्लो इतना ज़्यादा हो गया कि मेरी कंपनी ने मेरे लिए मेरी पहली कार खरीद दी। जेरॉक्स के लोगों को लगा कि मैं अपने कमीशन बेच रहा हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं कर रहा था। मैं अपने कमीशन को संपत्तियों वाले कॉलम में निवेश कर रहा था। मेरा पैसा और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। मेरी संपत्ति वाले कॉलम पर हर डॉलर एक बढ़िया कर्मचारी था, जिसकी कड़ी मेहनत के कारण और ज़्यादा कर्मचारी तैयार हो रहे थे।
और वे सब मिलकर अपने बॉस को एक नई कार तोहफे के रूप में देते थे, और वह भी टैक्स चुकाने के पहले। मैंने जेरॉक्स के लिए ज़्यादा कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। मेरी योजना सही तरह से चल रही थी और मेरी कार इसका जीता जागता सबूत थी। अपने अमीर डैडी से सीखे गए सबक के कारण मैं उस चूहा दौड़ के मिथक से बाहर निकलने में सफल हो सका था और उस उम्र में ही एक नियोक्ता बन गया था। यह पैसे की समझ से ही संभव हुआ था। इस वित्तीय ज्ञान के बिना, जिसे मैं फाइनेंशियल आईक्यू कहता हूँ, आर्थिक स्वतंत्रता की मेरी राह में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई होती। अब मैं फाइनेंशियल सेमिनारों में दूसरों को यह आशा के साथ देखता हूँ ताकि मैं उनके साथ अपना ज्ञान बांट सकूँ। जब भी मैं लेक्चर देता हूँ तो मैं लोगों को यह याद दिलाता हूँ कि फाइनेंशियल आईक्यू विशेषज्ञता के 4 बड़े क्षेत्रों से आने वाले ज्ञान से बनता है। नंबर 1 है अकाउंटिंग, जिसे मैं फाइनेंशियल साक्षरता कहता हूँ। अगर आप साम्राज्य बनाना चाहते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण दक्षता है। आप जितने ज़्यादा धन के लिए जिम्मेदार होंगे, उतनी ही ज़्यादा सूक्ष्मता की ज़रूरत होगी। नहीं तो आपका साम्राज्य ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाएगा। यह बाएं मस्तिष्क का पहलू है जिसमें वर्णन या सूक्ष्मता जरूरी है। फाइनेंशियल साक्षरता वह योग्यता है जिसके सहारे फाइनेंशियल कमेंट्स स्टेटमेंट्स को पढ़ा और समझा जा सकता है। इस योग्यता से आप किसी भी व्यवसाय की कमजोरियों और मजबूतियों को पहचान सकते हैं। नंबर 2 है निवेश, जिसे मैं पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान कहता हूँ। इसमें तकनीकों, रणनीतियों और फार्मूलों की ज़रूरत होती है। यह मस्तिष्क का दायां पहलू है, यानी रचनात्मक पहलू। नंबर 3 है बाजार की समझ, मांग और पूर्ति का विज्ञान। बाजार के तकनीकी पहलुओं को जानने की ज़रूरत है जो कि भावनाओं द्वारा संचालित होते हैं। 1996 में क्रिसमस के दौरान टिकल मी एल्मो डाल का प्रकरण भी तकनीकी या भावनाओं द्वारा संचालित बाजार का उदाहरण है। बाजार का दूसरा तत्व निवेश की मूलभूत या आर्थिक समझ है। क्या किसी निवेश में समझदारी है या वर्तमान बाजार की परिस्थितियों के हिसाब से ऐसा करना नासमझी है? कई लोग ये सोचते हैं कि बाजार को समझना या निवेश की अवधारणाएं बच्चों को समझ में नहीं आएंगी क्योंकि वे जटिल हैं। वे यह नहीं देख पाते कि बच्चे इन विषयों को अनुभूति से समझ लेते हैं। जो लोग एल्मो डाल से परिचित नहीं होते उनके लिए यह एक सीसम स्ट्रीट कैरेक्टर थी जिसे क्रिसमस के पहले बच्चों में खूब प्रचारित किया गया था। लगभग सभी बच्चे इसे खरीदना चाहते थे और अपनी क्रिसमस की सूची में उन्होंने इसे सबसे ऊपर रखा था। परंतु क्रिसमस के लिए इसका विज्ञापन करने के बाद जब यह बाजार से गायब हो गई तो कई लोग यह सोचने लगे कि कहीं कंपनी ने जानबूझकर तो इसे बाजार से गायब नहीं कर दिया है। इसकी मांग बहुत ज़्यादा थी और पूर्ति बहुत कम, इसलिए बाजार में भगदड़ और हड़बड़ी का माहौल बन गया। स्टोर्स में जब खरीदने के लिए कोई डाल नहीं बची तो दुकानदारों और दूसरे खिलौने बनाने वालों ने इसमें मुनाफा कमाने का मौका देखा। जिन्हें डाल नहीं मिल पाई थी वे दुर्भाग्यशाली मम्मी डैडी क्रिसमस के लिए कोई दूसरा खिलौना खरीदने के लिए मजबूर हो गए। टिकल मी डाल्मो डाल की अविश्वसनीय लोकप्रियता मेरी समझ में नहीं आई, परंतु यह मांग और पूर्ति के अर्थशास्त्र का बढ़िया उदाहरण है। यही बात स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और बेसबॉल कार्ड बाज़ारों पर लागू होती है। 4 नंबर है कानून। उदाहरण के तौर पर अकाउंटिंग, निवेश और बाज़ारों की तकनीकी दक्षताओं के सहारे कॉरपोरेशन का प्रयोग विस्फोटक वृद्धि प्रदान कर सकता है। कोई भी आदमी जिसे कॉरपोरेशन द्वारा दिए जाने वाले टैक्स फायदों और सुरक्षा का ज्ञान हो, वह बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर सकता है और अमीर बन सकता है, जो किसी कर्मचारी या छोटे बिजनेस के मालिक के लिए संभव नहीं है। इसमें उतना ही अंतर है जितना पैदल चलने वाले और उड़ने वाले में होता है। यह अंतर बहुत ज़्यादा हो जाता है जब हम इसे दीर्घकालीन संपत्ति के संदर्भ में देखते हैं। नंबर 1 टैक्स लाभ।
एक कारपोरेशन कई चीज़ें ऐसी कर सकता है जो एक आदमी नहीं कर सकता, जैसे कि यह टैक्स देने के पहले खर्च कर सकता है। यह विशेषज्ञता का एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत रोमांचक है, परंतु इसमें अंदर घुसना तब तक जरूरी नहीं है जब तक कि आपका बिजनेस या संपत्ति बहुत बड़ी न हो। कर्मचारी कमाते हैं और टैक्स चुकाते हैं और फिर जो बचता है उससे अपना खर्च चलाते हैं। एक कारपोरेशन कमाता है, जितना खर्च कर सकता है करता है और फिर बची हुई रकम पर टैक्स चुकाता है। ये अमीरों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे बड़ा कानूनी बचाव का रास्ता है। इन्हें बनाना आसान है और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बशर्ते कि आपके पास अपने खुद के निवेश हों तो अच्छा कैश फ्लो दे रहे हों। उदाहरण के तौर पर अपने कारपोरेशन का फ़ायदा यह है, घूमने जाने का कार्यक्रम हवाई में बोर्ड मीटिंग बन जाता है। कार का भुगतान, बीमा, रिपेयर इत्यादि कंपनी खर्च में डाल दिए जाते हैं। हेल्थ क्लब की सदस्यता भी कंपनी खर्च है। ज़्यादातर रेस्टोरेंट के डिनर भी आंशिक व्यय हैं और भी ऐसे बहुत से खर्च हैं जो टैक्स चुकाने के पहले किए जाते हैं। नंबर 2, कानूनी मुकदमों से सुरक्षा। हम एक कानूनी समाज में रह रहे हैं। हर आदमी आपसे फ़ायदा चाहता है। अमीर लोग अपने क्रेडिटर से अपनी ज़्यादा संपत्ति को छुपाने के लिए कॉरपोरेशंस और ट्रस्ट का सहारा लेते हैं। जब भी कोई किसी अमीर आदमी पर दावा ठोंकता है तो उसे यह पता चलता है कि वह कानूनी कवच से घिरा हुआ है और दरअसल उस अमीर आदमी के पास कोई संपत्ति है ही नहीं। वे हर चीज़ पर नियंत्रण रखते हैं, परंतु वे किसी चीज़ के मालिक नहीं होते। गरीब और मध्यवर्गीय लोग हर चीज़ के स्वामी होने की कोशिश करते हैं और इसलिए जब उन पर दावा ठोंका जाता है तो वे सरकार या अपने साथी नागरिकों के हाथों अपनी संपत्ति खो बैठते हैं। उन्होंने रॉबिन हुड की कहानी से यह सीखा है कि अमीरों से वसूलो, गरीबों में बांट दो। इस पुस्तक का लक्ष्य यह नहीं है कि कॉरपोरेशन बनाने का तरीका बताया जाए, परंतु मैं कहूँगा कि अगर आपके पास किसी तरह की वैध संपत्तियाँ हों तो आप जितनी जल्दी हो सके कॉरपोरेशन द्वारा दिए जाने वाले फ़ायदों और सुरक्षा के बारे में ज़्यादा जान लें। इस विषय पर कई पुस्तकें लिखी गई हैं जो इन फ़ायदों के बारे में विस्तार से बताती हैं और कॉरपोरेशन बनाने के लिए ज़रूरी सीढ़ियों को भी समझाती हैं। एक पुस्तक खास तौर पर बहुत अच्छी है जिसका शीर्षक है इंक एंड ग्रो रिच। यह पुस्तक कॉरपोरेशन की ताकत का बखूबी वर्णन करती है। फाइनेंशियल आईक्यू दरअसल कई कुशलताओं और गुणों का मेल है। मैं तो यही कहूँगा कि ऊपर बताई गई 4 तकनीकी दक्षताओं का समन्वय है जो मूलभूत फाइनेंशियल ज्ञान का आधार है। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो इन दक्षताओं के समन्वय से आपका फाइनेंशियल ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। संक्षेप में, कॉरपोरेशन के मालिक अमीर लोग नंबर 1 कमाते हैं, नंबर 2 खर्च करते हैं, नंबर 3 टैक्स चुकाते हैं। अब दूसरी तरफ कॉरपोरेशन के लिए काम करने वाले कर्मचारी नंबर 1 कमाते हैं, नंबर 2 टैक्स चुकाते हैं, नंबर 3 खर्च करते हैं। मतलब यह हुआ कि कॉरपोरेशन के मालिक लोग पहले कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं, उसके बाद बचे हुए पर टैक्स देते हैं। लेकिन कॉरपोरेशन के लिए कर्मचारियों पे क्या नियम है? पहले कमाते वो भी हैं, उसके बाद टैक्स चुकाते हैं, फिर बचे हुए पैसे को खर्च करते हैं। आपकी संपूर्ण फाइनेंशियल रणनीति के लिए हम आपकी संपत्तियों के चारों तरफ कॉरपोरेशन का कवच लपेटने की बहुत ज़्यादा सलाह देते हैं। दोस्तों, यह लेसन टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की ताकत यहीं पर पूरा होता है। दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़िए, सुनिए और समझिए और अपने अमीर बनने के लिए फ़ायदा उठाइए, बिलियनियर बनिए। जय हिंद फ्रेंड्स।